प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कार्यपत्रक 23 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं सीधा कार्यपत्रक 24 के बारे में, जो कि अपने चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा कार्यपत्रक 24 के बारे में। देखिए, कार्यपत्रक 24 जीव जनन कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे अपना कि निम्नांकित चित्र में अंडाशय के विभिन्न भाग ABCD के नाम लिखो। आप तो ये ए वाला भाग जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक ट्यूब है, तो इसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। बी वाला भाग आपको जो दिख रहा है ये अंडाशय है अपना, और यहाँ पर सी जो भाग है ये आपके हो जाएगा गर्भाशय, और डी वाला भाग ग्रीवा या फिर योनि बोल सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, वर्षण देह गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्षण जो नर जनन तंत्र का एक भाग है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु का उत्पादन होता है। उसके लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षण देह गुहा के बाहर इसलिए रहते हैं, ठीक है, अतः शरीर से बाहर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और कम तापमान में आराम से वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर पाएंगे। अगर वो शरीर के अंदर होते तो तापमान ज़्यादा होता और अधिक तापमान में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाते, इसलिए वो शरीर से बाहर होते हैं। आसान क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम बोर्ड में आपके पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, वयस्क में शुक्र वाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, शुक्र वाहिनी एक ऐसी नलिका होती है जो शुक्राणुओं को आगे की तरफ गमन करवाती है, ठीक है, और लेकिन रबड़ की नली अगर लगा देंगे तो वो उनको गमन नहीं करवा पाएगी, आगे की तरफ स्थानांतरित नहीं कर पाएगी, जिससे कि शुक्राणुओं का गमन रुक जाएगा और फिर शुक्राणु आगे गति करते हुए फिर गर्भाशय तक उसको रोपित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो शुक्राणु गमन करके गर्भाशय तक नहीं आ पाएंगे, ये प्रभाव पड़ेगा। कार्यपत्रक 25 देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आपका, स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। अभी देखो, आपको बताता हूँ। ये आपका फेलोपियन ट्यूब ए वाला पार्ट है, ये वाला है। अगर मैं इसको धागे से बांध दूंगा तो क्या यहाँ से अंडाणु आगे जा करके गति पर कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो अंडाणु आगे यहाँ पर निषेचित भी नहीं हो पाएंगे और गर्भाशय में रोपित भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और मतलब शिशु का जो जन्म है वो नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात यही है। देखो, तो यदि फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो अंडाणु का शुक्राणु से मिलन नहीं होगा, अर्थात निषेचन नहीं होगा, तथा अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी सी बात है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट के निम्न चित्र को नामांकित करो। नामांकित कौन कौन सा भाग कहाँ पर है। देखो, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये बाह्य दल है, नीचे का भाग होता है। मध्य भाग आपका जो है ये अंडाशय होता है, और ये जो स्त्री केसर वाला भाग है आपका, इसका ऊपरी भाग तो कहलाता है वर्तिकाग्र और इससे नीचे वाला भाग कहलाता है वर्तिका। अब ये जो आपको रेसे दिख रहे हैं ये सभी पुकेसर हैं, जिसके ऊपरी भाग को हम परागकोश कहते हैं और इससे नीचे वाले भाग को तंतु कहते हैं। परागकोश और तंतु मिल करके पुंकेसर बनाते हैं। इसके बाहर आपको रंगीन पंखुड़ियाँ दिखती है पुष्प के, उनको दल या फिर पंखुड़ी ही कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको नामांकित कर देंगे। आगे पूछा गया है एड्स का पूरा नाम बताओ। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इजी है, काफ़ी बार पूछा हुआ है और यह क्वेश्चन है ना बड़ी बड़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प कोई भी बता सकता है, ऐसे पुष्प जिसमें नर या मादा में से केवल कोई एक युग्मक ही पाया जाता है। जैसे कि पपीता में एक ही प्रकार का युग्मक पाया जाता है, या तो नर पाया जाएगा या फिर मादा। तरबूज भी एक लिंगी पुष्पी पादप का ही उदाहरण है। उभयलिंगी की अगर हम बात करें तो देखिए, उभयलिंगी ऐसे पुष्प जिसमें पुकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं, तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब और लिली का जो पौधा होता है वो। ठीक है,
नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कार्यपत्रक 26 के बारे में। चलिए देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें निम्न चित्र में से किस जीव में एवं कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन की विधि पूछी गई है कि ये जीव क्या है, पहले तो ये बताओ, और ये कौन सी विधि से जनन करता है। इसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। और यहाँ ये पहले मुकुल बनाता है, मुकुल बड़ा होकर के नया जीव बना लेता है, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि पुरुषों में मूत्र मार्ग को उभय मार्ग क्यों कहा गया है भाई। देखो, इसलिए कहा गया है कि उभय मतलब दो। अब दो चीज़ें कौन सी इसमें से गमन करती हैं, क्योंकि मूत्र मार्ग से मूत्र का उत्सर्जन तो होता है, सबको पता है, तथा साथ ही इसी मार्ग से शुक्राणुओं का निष्कासन भी होता है। मतलब एक ही अंग से दो कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए इसे उभय मार्ग कहा गया है। ऋतुस्राव क्यों होते हैं, ये सामान्यतः स्त्रियों में होते हैं, पता है आपको। ऋतुस्राव क्यों होते हैं, इसकी अवधि 1 माह की बताई जाती है। मादा के गर्भाशय की दीवारें प्रति माह निषेचित अंडाणु को अध्यारोपित करने की तैयारी करती हैं। जो सबसे पहले हमने एक ऊपर इससे पहले वाले कार्यपत्रक में देखा था कि गर्भाशय का चित्र में आपको देखो दिखाई देता हूँ, ये रहा, ये गर्भाशय होता है आपका, ठीक है, अंदर वाला पार्ट। यहाँ पर ये प्रति माह तैयारी करता है कि यहाँ से कोई अंडाणु आएगा और उसको धारण करके उससे शिशु बनाया जाएगा। परंतु यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, यहाँ पर कोई शुक्राणु नहीं गया तो निषेचन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर निषेचन नहीं होगा तो ये दीवारें जो पहले तैयार की गई है, मोटी दीवारें बनी हैं, वो दीवारें टूट करके रक्त में मिल करके और इस योनि मार्ग से या फिर ग्रीवा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। और इसी चक्कर को हम, इसी घटना को हम ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा कि मादा के गर्भाशय की दीवारें प्रति माह निषेचित अंडाणु को अध्यारोपित करने की तैयारी तो करती हैं, परंतु अंडाणु का निषेचन नहीं होता है और गर्भाशय की मोटी दीवारें रक्तस्राव के रूप में योनि मार्ग से निष्कासित हो जाती हैं। इसी को तो हम ऋतुस्राव कहते हैं। मानव नर के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th है। तो मानव जनन तंत्र का आपको चित्र बना देना है। नामांकित चित्र बनाना है तो आपको सबसे पहले पता होगा कि मुख्य जो अंग है जहाँ पर शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है वो वृषण है। इसके चारों तरफ जो एक झिल्ली होती है उसको हम वृषण कोष कहते हैं, वृषण कोष। फिर यहाँ से एक नलिका जाती है जिसको हम शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित होते हैं। फिर इस नली को हम शुक्र नलिका कहते हैं और ये जाते हुए आपके यहाँ पर मूत्र मार्ग में मिल जाती है, ठीक है। ये अपना मूत्राशय है, यहाँ से एक नलिका आती है और दोनों ही एक ही मार्ग से मिलते हुए शिश्न और मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र और शुक्राणु दोनों का ही उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद में अपना चैप्टर नंबर 9 है, उसके बारे में हम कार्यपत्रक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप कंजूसी बहुत करते हो तो कंजूसी बिल्कुल ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में, नए ट्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।